हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले व्याख्यान में भारत में राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार होता है और भारत में राष्ट्रवाद के उदय में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की जो राजनीतिक संगठन है उनकी क्या भूमिका है वो अदा की, उसके विषय में हमने चर्चा की थी। आज हम ये देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो विधिवत प्रारंभ है, एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है उसका स्थापना करने का जो श्रेय है वो भारत के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को है, जिन्होंने भारत में एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की योजना वो काफ़ी समय से तैयार कर रहे थे, लेकिन उनके इस विचार को असली जामा पहनाने का जो काम है वो एक अंग्रेज़, सेवानिवृत्त अंग्रेज़ जो एओ हुम है उनको जाता है। और हुम ने भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया और उनके सहयोग से बम्बई में के अंदर है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो प्रारंभ आयोजन करने के अंदर में भूमिका अदा की। और इस प्रथम अधिवेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 को गोकुलपाल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई के अंदर है, बॉम्बे चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता के अंदर है वो होती है। और इस सम्मेलन के अंदर है वो भारत के प्रमुख शहरों के प्रमुख प्रतिनिधि है वो भाग लेते हैं। और एओ हुम ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख आर्किटेक्ट है वो माने जाते हैं, जिन्होंने एओ हुम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का क्या ऑब्जेक्टिव था कि जैसे एओ हुम का मानना है कि एक इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि एओ हुम ने जो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो भारतीयों का असंतोष था, उस असंतोष को दबाने के लिए एक सेफ्टी वाल के रूप के अंदर है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कई उद्देश्य थे, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जबकि जो एक वर्ग है जो इतिहासकारों का जो ये मानता है कि असंतोष को दबाने के लिए सेफ्टी वाल के रूप में किया, जबकि लाला लाजपत राय है वो कांग्रेस की स्थापना के बारे में लिखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को खतरे से बचाना था और भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य के हित इनका प्रमुख था और भारत का हित है वो सेकेंडरी था, ये लाला लाजपत राय है वो कहते हैं। जबकि कांग्रेस की स्थापना में हुम को लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डेफरिन का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन था, जो उस समय के गवर्नर थे। डेफरिन और रिपन के उद्देश्य जो भी रहे हों, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हुम एक सच्चे उदारवादी थे और वे एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को एक ज़रूरी आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। और उन्होंने इसका एक खुला पत्र कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको लिखा और उसमें लिखा कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही भी बुद्धिमान हो, एक अच्छे आशय वाले क्यों न हो, अकेले तो शक्ति नहीं होते हैं। अर्थात जो एओ हुम है वो एक इस आवश्यकता पर बल दे रहे थे कि एक संघ की, एक संगठन की और एक सामूहिकता की है वो ज़रूरी है की आवश्यकता है। और इसी विचार को असली जामा उन्होंने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर प्रदर्शित की। आधुनिक अनुसंधानों से ये सिद्ध होता है कि हुम एक जागरूक साम्राज्यवादी थे और वे शासक और शासित के बीच जो दूरियां बढ़ रही थी उसकी खाई को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य है उसके संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में भूपेश चंद्र बनर्जी ने जो अध्यक्ष भाषण दिया उससे स्पष्ट होता है कि उसमें उसके ऑब्जेक्टिव का उल्लेख किया गया है। इस अध्यक्ष भाषण के अंदर भूपेश चंद्र बनर्जी ने इस बात पर बल दिया कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से काम करने वाले लोगों को आपस में
घनिष्ठता और उसमें मित्रता है वो बढ़ाना है, उनमें आपस में कम्युनिकेशन स्थापित करना प्रमुख उद्देश्य है। देश प्रेमियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। इस संगठन की स्थापना में भारत के जो प्रमुख बुद्धिजीवी वर्ग उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अतः शिक्षित वर्ग की सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, शिक्षित भारतीयों से इस विषय पर चर्चा करना और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की समितियां उनका गठन करना और ये निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर है वो कार्य करें। तो कहने का तात्पर्य कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है उसमें लगभग 72 सदस्यों ने है वो भाग लिया और इसमें सभी जाति और संप्रदाय सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। कुछ समय पश्चात सरकार ने कांग्रेस में टकराव हो गया और लॉर्ड डैफलिन ने कांग्रेस के पागलों की सभा, बाबुओं की संसद और बचकाना कहना प्रारंभ कर दिया। और लॉर्ड कर्जन ने भी कांग्रेस की आलोचना करते हुए लिखा कि मेरा ये अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई पतन की ओर जा रही है और एक महान आकांक्षा ये है कि भारत में रहते हुए उसकी शांति में मौत में मैं सहायता दे सकूं। हालांकि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई थी, किंतु जल्दी ही इसकी राजभक्ति है वो राजद्रोह में बदल गई। समाज सुधार के नाम पर ये राजनीतिक मांगों को लेकर आगे बढ़ी और इसका परिणाम देश की आज़ादी के रूप में हुआ। तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक नेतृत्व है वो जो इनके प्रारंभिक जो नेतृत्व है जिनको हाथ में रहा उनको उदारवादी कहा जाता है। और इसमें दादा भाई नौरोजी है, सूर्यनाथ बनर्जी है, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी बोस, भूमेचंद बनर्जी, महादेव गोविंद नराड़े, दिनेश वाचा, मदन मोहन मालवीय, लाल मोहन घोष, आनंद बोस, आर.सी. दत्त। तो ये कुछ ऐसे उदारवादी नेता थे जिनकी कांग्रेस की प्रारंभिक बागडोर इनके हाथों में थी। और ये उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति रखते थे, भारत के लिए ब्रिटिश शासन को वरदान और आवश्यक मानते थे, अंग्रेज़ों को ईमानदार और न्यायप्रिय मानते थे। ये सभी रूढ़िवादी और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे और ये एक तरह से अंग्रेज़ों के संपर्क को ईश्वर की अन्य कृपा मानते थे। इन उदारवादियों ने संवैधानिक तरीके से अपनी मांगें हैं वो अंग्रेज़ों के समक्ष रखी। इनका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना नहीं था, अपितु इनकी मांग भारत सरकार में प्रशासन और उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। भारत में इंग्लैंड की भांति भारत में भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हो और अपनी मांगों को मनवाने के लिए इन्होंने संघर्ष के स्थान पर संवैधानिक शास्त्र कॉन्स्टिट्यूशनल जो साधन है उनका प्रयोग किया। उदारवादी भारतीयों को शिक्षित कर उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करना चाहते थे। इसमें कांग्रेस में एक समृद्धशाली मध्यवर्ग बुद्धिजीवियों का प्रभुत्व था, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे। अंग्रेजी इतिहास और संस्कृति से वे ये अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये उदारवादी थे वो अंग्रेजी साम्राज्य को बने रहने और अंग्रेजी साम्राज्य को भारत में सुदृढ़ करने के पक्षधर थे, क्योंकि उनको डर था कि अंग्रेज यदि चले जाएंगे तो भारत में अव्यवस्था फैल जाएगी। अंग्रेज शांति और व्यवस्था के प्रतीक माने जाते थे। इनकी नज़र में अंग्रेज राज्य शांति और व्यवस्था के द्योतक थे तथा भारत में बहुत लंबे समय तक इनका बना रहना आवश्यक है, ये इनकी अवधारणा थी। इस पीरियड को हम कांग्रेस का जो प्रारंभिक जो पीरियड है वो पीरियड ऑफ पॉलिटिक्स और मॉडरेट्स या टी पार्टी पॉलिटिक्स है वो हम कहते हैं। तो कांग्रेस के नेतृत्व में किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन चला और किस प्रकार इसका प्रारंभिक नेतृत्व है उदारवादियों ने किया और उदारवादियों ने किस प्रकार संवैधानिक साधनों, अंग्रेज़ों की नीतियों से, विचारों से वो किस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के कारण से वो किस प्रकार से प्रभावित थे और किस प्रकार से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व किया और किस प्रकार अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस प्रकार सफल रहे, इसकी चर्चा हम कल के व्याख्यान के अंदर करेंगे। आज है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसकी विभिन्न अधिवेशन है जिसमें विभिन्न लोगों का प्रतिनिधित्व था, इसके विषय के अंदर है। आप थोड़ा अध्ययन करें, कल विस्तार से हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।